जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो 5 अगस्त को आप लोगों का इकोनॉमिक्स का मंथली टेस्ट होने वाला है और आप लोगों को जैसा कि पता है कि आप लोगों का जो मंथली टेस्ट है वो 1 महीना पीछे चल रहा है। कैसे चल रहा है? 1 महीना पीछे चल रहा है, यानी आप लोगों को 1 महीना पीछे वाला सिलेबस को कवर करके जाना होगा। तो 5 अगस्त को आप लोगों का एग्जाम है, लेकिन हम लोग जुलाई वाले सिलेबस को कंप्लीट करेंगे पहले। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं आपको सवाल। जो जो इंपॉर्टेंट होगा उसको आप लोग पहले करते जाइए, इसके बाद भी हम इकोनॉमिक्स का वीडियो लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और यकीन जानिए कि ये सभी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोगों का मंथली टेस्ट में तो ये इंपॉर्टेंट है ही। इसके अलावा आप लोगों का हाफ ईयरली एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फाइनल एग्जाम होगा। ये सभी सवाल जो है वहाँ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोगों के लिए फ्री में योगदान बैच चलाया जा रहा है, जहाँ पर आप लोग अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बना दिया गया है योगदान बैच का, तो आप लोग वहाँ पर जाकर के अपने क्लासेस को पूरा कीजिएगा। सबसे पहला सवाल देखिए, यहाँ पे बोला गया निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत वस्तु का एक उदाहरण है। तो पूंजीगत वस्तु का उदाहरण यहाँ पे आपको बताना है। तो देखिए, दर्जी की दुकान में उपयोग के लिए सिलाई जो मशीन होती है ये पूंजीगत क्या होता है? वस्तु होता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। किसान द्वारा ट्रैक्टर का प्रयोग खेती करने के लिए होता है। यहाँ ट्रैक्टर किस प्रकार की वस्तु का उदाहरण है? अब यहाँ पर जो ट्रैक्टर है वो उपभोक्ता वस्तु का क्या है? उदाहरण है। ट्रैक्टर क्या है? एक उपभोक्ता वस्तु का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि आपके बैंक खाते में 15 अप्रैल 2021 को 50,000 रुपये हैं। ये रकम किस संकल्पना का उदाहरण है? स्टॉक है, प्रवाह है, निवेश है या फिर उपभोग है? तो ये जो है आपका क्या है? स्टॉक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। इसमें कह रहा है कि आय के वृत्ताकार प्रवाह मॉडल के विक्रेता के क्रेता की ओर वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह को क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक प्रवाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह में वृद्धि हुए बिना मौद्रिक प्रवाह में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव होगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका मुद्रास्फीति हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे कह रहा है कि किसी देश में एक दिए हुए वर्ष में उत्पादन के साधनों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य को डैश कहा जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में। देखिए, कह रहा है आपसे सकल घरेलू उत्पाद में शुद्ध घरेलू उत्पाद को घटाने से क्या प्राप्त होगा? तो यहाँ पर जो आपको प्राप्त होगा वो घिसावट व्यय जो है होता है वो आपका प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे। इसमें कह रहा है राष्ट्रीय आय क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय जो होता है वो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिए। इसमें कह रहा है सकल घरेलू उत्पाद की गणना में निम्न में से किस मद को शामिल नहीं किया जाता है? तो किसको शामिल हम लोग नहीं करते हैं वो बताना है। तो हस्तांतरण भुगतान को हम लोग शामिल नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि अगर किसी देश का निर्यात की तुलना में आयात अधिक है तो उस देश का सकल घरेलू उत्पाद तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर होगा? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सकल राष्ट्रीय उत्पाद कम होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 11 पे। इसमें कह रहा है अप्रत्यक्ष कर में से अनुदान को घटाने से क्या प्राप्त होगा? अब यहाँ पर जो है अनुदान को घटाने से जो प्राप्त होता है वो होगा आपका शुद्ध प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर प्राप्त होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। इसमें कह रहा है राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से क्या जानकारी नहीं मिल सकती है? तो राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से जो जानकारी नहीं मिल सकती, लोगों का आर्थिक कल्याण की जानकारी नहीं मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। इसमें कह रहा है आपसे कि स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय का दूसरा नाम क्या है? तो ये जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक राष्ट्रीय आय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जीएनपी डिफ्लेक्टर ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है वो आपको बतानी है। तो इसका सूत्र आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका जो सूत्र होता है वो पहला वाला ये होता है नॉमिनल जीएनपी रियल जीएनपी इंटू 100। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रट लीजिए, ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे बोला गया था कि भारत में अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों के वेतन आदि भत्तों को किस देश के घरेलू उत्पाद में शामिल किया जाएगा? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका के घरेलू में शामिल किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है जो हम आपको बता देते हैं, जिसको आपको सबसे पहले याद करने चाहिए। सबसे पहले क्या है इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका साधन। साधन क्या है? तो उत्पादन के साधन लगान, मजदूरी, ब्याज तथा लाभ के रूप में अपना परिश्रम प्राप्त करते हैं, जिन्हें उनकी साधन आय कहते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा होगा आपका मूल्यह्रास से आप क्या समझते हैं? एक लेखा वर्ष में उत्पादन प्रक्रिया के दौरान पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य में सामान्य टूट फूट और उनके घिसावट के कारण
वस्तुओं के मूल्य में जो कमी आती है उसे मूल्यह्रास कहते हैं। ये भी सवाल काफ़ी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप लोग पहले कर लेना। इसके बाद जो आप लोग को इंपॉर्टेंट में करना है वो है आपका आय के वृत्ताकार प्रवाह से आप क्या समझते हैं। तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आय तथा व्यय का जो निरंतर प्रवाह रहता है उसे आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं, ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए वह है पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं। तो ये उत्पादक वस्तुओं का ही एक भाग है। एक लेखा वर्ष के अंत में उत्पादकों के पास टिकाऊ और गैर टिकाऊ वस्तुओं का स्टॉक पूंजीगत वस्तुएं कहलाती है, ठीक है। बचत की परिभाषा आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो आय का वह भाग जो उपभोग पर भी व्यय नहीं किया जाता बचत कहलाता है, ठीक है। ब्याज की परिभाषा भी याद रखिएगा, छोटा है ब्याज वह कीमत है जो पूंजी की सेवा के बदले में दी जाती है, ठीक है। यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा वो सकल घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं। ये दो सवाल काफ़ी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। एक लेखा वर्ष में किसी घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य में जोड़ को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। और राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं। तो राष्ट्रीय आय एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय का कुल जोड़ होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लेना। इसके बाद जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों की श्रेणी में आ जाता है वो है सवाल हमारा कि राष्ट्रीय आय लेखा से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व के बारे में आपको बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो हो जाएगा सभी देश अपनी राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़ों का जो व्यवस्थित हिसाब किताब रखता है उसे राष्ट्रीय आय लेखा कहा जाता है। यह व्यवसाय लेखा की तरह ही दोहरी आंकन प्रणाली के आधार पर तैयार किया जाता है। राष्ट्रीय आय के 3 पहलू होती हैं। एक होता है आपका उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का मूल्य, उसके बाद है साधन आय का योग तथा कुल अंतिम व्यय। संबंधित विवरणों को राष्ट्रीय आय का लेखा कहा जाता है। राष्ट्रीय आय लेखा के महत्व की राष्ट्रीय आय लेखांकन का उपयोग सामान्यतः निम्नलिखित कार्यों में किया जाता है। कौन कौन से कार्य हैं, ध्यान दीजिएगा। देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने में, राष्ट्रीय आय में प्रत्येक क्षेत्र में अंश का अनुमान लगाने में, विभिन्न देशों की राष्ट्रीय आय की तुलना करने में, चौथा है आपका देश की आर्थिक विकास के स्तर की व्याख्या तथा वर्णन करने में, और पांचवा है आपका राष्ट्रीय आय में उत्पादन के प्रत्येक साधन के योगदान का अनुमान लगाने में, ठीक है। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा कम। के बाद लास्ट और अंतिम सवाल जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए वो है आपका मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु में अंतर आपको स्पष्ट करना है। तो पहले आप लोग को हेडिंग लगा लेना है मध्यवर्ती वस्तु। इसमें आपको देखिए लिखना है कि मध्यवर्ती वस्तु अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तु की मांग उत्पादकों द्वारा की जाती है। मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। इनकी पुनः बिक्री की जाती है जिससे इनकी उपयोगिता बढ़ जाती है, ठीक है। अंतिम वस्तु, इसके लिए आपको लिखना होगा कि अंतिम वस्तु अंतिम उपभोग के लिए उपयोग की जाती है। अंतिम वस्तुओं की मांग उपभोक्ताओं द्वारा की जाती है। अंतिम वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। इनको दोबारा बेचा नहीं जाता तथा उपभोग प्रक्रिया के दौरान इनकी उपयोगिता कम हो जाती है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए फ्री में योगदान बैच चलाया जा रहा है, उसको ज्वाइन जरूर कीजिए। वहाँ से जाकर आप अपनी परीक्षा की तैयारी जरूर कीजिए। थैंक यू।